स्टूडेंट क्लास 11 आज मैं आपको पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, विधायिका। ठीक ना। तो इससे पहले हमने क्या है संसद के कार्यपालिका के बारे में, फिर संसद में कितने सदन होते हैं उनके बारे में, कैसे काम करती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है, संसदीय कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है, मतलब कि कैसे नियंत्रण करती है ये पढ़ना है। और संसदीय नियंत्रण के साधन क्या हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो बहस और चर्चा करती है, ठीक ना। बहस और चर्चा करेगी, कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना, मतलब फिर इस पर भी चर्चा होती है कि कानून को स्वीकारा जाए कि ना स्वीकारा जाए। वित्तीय नियंत्रण पर, ठीक ना, पैसे पर, फाइनेंशियल जो है उस पर नियंत्रण पर बहस होती है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो भी पारित होता है। दूसरी चीज़ होती है प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल क्या है, इसमें मंत्रियों से तीखे क्या है सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न काल होता है, ठीक ना। शून्यकाल से पहले जो काल आता है वो कौन सा होता है, प्रश्नकाल होता है कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। उसके बाद प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल आता है, शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल के बाद का समय 12 से 1 बजे तक का क्या होता है, शून्यकाल होता है, ठीक ना। फिर है गढ़पूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसकी गढ़पूर्ति क्या है कि सदन की किसी भी बैठक के लिए गढ़पूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। मतलब कि अध्यक्ष के जो सहित कुल सदस्य की जो संख्या मेंबर होते हैं उनका 10वां ये हिस्सा होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपति नहीं है तो गणपति घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है, ठीक ना। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है और जब गणपति होता है, ठीक। तो ये होती है गणपति से कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए इन्हीं टॉपिक्स पे हमको मतलब क्या है चर्चा करनी है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, बहस और चर्चा। तो संसद नियंत्रण के साधन में सबसे पहला टॉपिक क्या है, बहस और चर्चा। कैसे चर्चा करती है, बहस करती है। तो सदन में बहस और वाद विवाद विधायकों पर परिचय होता है, ठीक ना। बहस होती है, वाद विवाद होता है। फिर है विधायकों पर, मतलब धन पर जिसे कहते हैं, पर परिचर्चा होती है, मतलब कि चर्चा की जाती है। बहस और चर्चा में क्या क्या होता है कि बहस होती है, वाद विवाद होता है। फिर विधायकों मतलब जो फाइनेंशियल जैसे भी धन से रिलेटेड जो मामले हैं उस पर परिचर्चा होती है। और साल में सामान्य वाद विवाद के समय भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, मतलब कि विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, ठीक। फिर दूसरी बात क्या है कि नियंत्रण मिल जाता है। प्रश्नकाल आता है, उसके बाद क्या आता है, शून्यकाल। हमेशा शून्यकाल से पहले आता है प्रश्नकाल। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछता है, ये इसी में नहीं, आप कभी किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है कि शून्यकाल प्रश्नकाल से पहले आता है कि बाद में आता है, ठीक ना। प्रश्नकाल क्या है, सरकार की कार्यपालिका प्रशासनिक एजेंसी पर नज़र रखने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। प्रश्नकाल का काम क्या होता है कि जो सरकार की जितनी भी कार्यपालिका है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो से रिलेटेड जितनी भी एजेंसी है उस पर नज़र रखने का ये एक सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्नकाल, ठीक ना। इस पर मंत्रियों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसमें सामान्य जनता के हित के मुद्दे, महंगाई, खाद्य वितरण, अनाज की उपलब्धता, दंगे, अचार और कालाबाजारी जैसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं और बहस भी इस पर होती है, ठीक ना। मतलब कि इसमें क्या है, जनता के हितों के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ महंगाई से रिलेटेड, खाद्य वितरण, अनाज से रिलेटेड बातें पूछी जाती, उपलब्धियाँ, दंगे, अत्याचार, कालाबाजारी जैसे मुद्दे पर बहस होती है प्रश्नकाल में। शून्यकाल का इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें सदस्य जो है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को तो उठा सकते हैं लेकिन मंत्री इस पर मजबूर नहीं है कि वो उस पर आपको आंसर दें। और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आदि ये सब चीज़ें किस में आते हैं, शून्यकाल में आते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका प्रशासनिक एजेंसियों की निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों को प्रश्नकाल की गहरी रुचि दिखाई है।
ठीक ना। इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषय जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि सरकार की सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। ये सब किस में आते हैं? प्रश्नकाल में आते हैं। क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना। अब कानून को स्वीकारें या अस्वीकार करना की बात आ रही है। तो कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद का है ना। ये अधिकार ये इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किसका कार्य है? संसद का है। ठीक, संसद का है कि वो कानून को स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी। विधायिका के जिसे बहुमत हो, विधायिका में जिसे बहुमत होता है वह आसानी से संसदीय स्वीकृति मिल जाती है। मतलब कि विधायिका में जिसको बहुमत होता है उसको आसानी से संसद की स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब वह यह नहीं कि सरकार हर चीज़ आसानी से कर ले। 1989 तक एक पार्टी को पूरी बहुमत मिलता था, पर 1989 के बाद अधिकतर सरकार जो है वो गणतंत्र सरकार बनी है। मतलब कि 1989 के बाद अधिकतर जो सरकारें वो क्या हो गई? गणतंत्र सरकार, गठबंधन सरकार हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है विधायिका के लिए बहुमत तो होता है, यह आसानी से संसदीय स्वीकृति भी इसे मिल जाती है। विधायिका को अगर बहुमत मिले और आसानी से संसद की स्वीकृति भी मिल जाए तो क्या होता है? स्वीकृति भी मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर चीज़ आसानी से कर ले। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्वीकृति मिल गई है तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है आसानी से कोई भी काम कर सकती है। 1989 तक हर पार्टी को पूरा बहुमत मिलता था। मतलब इससे पहले जितनी भी पार्टी थी उसको पूर्ण बहुमत मिलता था 1989 से पहले। इसे आप नोट डाउन कर लियो, याद भी रखिएगा कि 1989 से पहले जितनी भी पार्टियां बनती थी वो पूर्ण बहुमत से आई। लेकिन बाद में जो पार्टी बनी 1989 के बाद अधिकतर सरकारें क्या थी? गठबंधन की सरकार बनी। मतलब कई पार्टियाँ मिलकर एक पार्टी बनाती थी। और 1989 के बाद ऐसा हुआ कि लोकसभा से बिल विधेयक पास हुआ। मतलब कि 89 के बाद लोकसभा से बिल विधेयक पास हुआ। क्लियर? तो ये क्या है? ये आपके हैं कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति। लेकिन राज्यसभा में वह पास नहीं हो सका। लोकसभा में तो पास हुआ, क्यों? गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें कई गुटों के लोग रहे होंगे, तो लोकसभा में अगर पास भी हो जाता तो राज्यसभा में पास नहीं होता था। और आपको पता है कि राज्यसभा में अगर पास नहीं होगा तो 14 दिन के लिए मतलब फिर वापस लोकसभा में जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर उसमें वहाँ से पास होगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्या है, कौन कौन से बिल जो थे वो पास नहीं हुए थे लोकसभा से, तो वो क्या है? लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोध विधेयक 2000 में राज्यसभा के पास नहीं हुआ था। राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ था। ठीक ना। ये आपके बुक में, कॉपी में नहीं भी, बुक में नहीं लिखा हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि क्या था। लोकपाल विधेयक है, आतंकवाद निरोध विधेयक जो 2000 में था वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। अब है तीसरा टॉपिक आपका क्या है? वित्तीय नियंत्रण। ये तो बहुत सिंपल है, इस पे बहुत ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे। ये क्या है? सरकार, इसका सिंपल से एक लाइन में मैं आंसर दे देती हूँ कि वित्तीय नियंत्रण क्या है? सरकार बजट पास करती है और बजट बनाती है, उसे प्रस्तुत करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वित्तीय नियंत्रण कहते हैं। जो गवर्नमेंट बजट पास करती है और उसको बनाती है, उसे प्रस्तुत करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वित्तीय नियंत्रण कहा जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्ष दल अपना अविश्वास प्रस्तुत करता है। विपक्ष जो दल मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करती है? अपना अविश्वास प्रस्तुत करती है। अगर एक बार ये पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब एक बार अगर ये पारित हो जाता है तो जितनी भी मंत्रिमंडल है
चाहे अभी बीजेपी है, उसकी विपक्ष जो पार्टी है, अगर वो दल अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, अगर ये पास हो जाता है तो जितना भी मंत्रिमंडल है सभी को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। पर बहुमत वाली सरकार में ऐसा आसान नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है तो ऐसा करना क्या है, आसान नहीं है। अगर यही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गठबंधन की सरकार होती, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो सभी को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन अगर सपोज, ठीक ना, ऐसी तो ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो सरकार ऐसा होना आसान नहीं होता। तब ऐसा करना, अविश्वास प्रस्ताव करना आसान नहीं होता है। गठबंधन सरकार में ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है ना। तो ऐसा मतलब क्या है, तब हो सकता है, कब हो सकता है, जैसे कि कोरम का होता है इसका मतलब, इसका कोरम करना क्या होता है, बहिष्कार करना, ठीक ना। मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या आता है, मतलब बहिष्कार किया जाता है। गठबंधन की सरकार है, कई पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो पार्टी के जितने मंत्रिमंडल होंगे सब इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आती है तो ऐसा करना आसान नहीं होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक क्या है, संसदीय समिति। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, संसदीय समिति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि संसदीय समिति कहते किसको हैं, ठीक। तो संसदीय समिति क्या है, आपका ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस इस चैप्टर का। संसदीय समिति क्या है, संसदीय समिति व्यवस्था से संसद के विद्यार्थी का जितने भी मतलब विधायी कार्य होते हैं, ठीक ना, सॉरी ये ई की मात्रा नहीं है, ठीक। तो क्या है कि संसद के जितने भी विधायी कार्यों के मूल्यांकन तथा देख रेख पर सकारात्मक असर पड़ा है। संसदीय जितनी समिति जो है उसकी व्यवस्था से संसद के जितने भी विधायी कार्य हैं, ठीक ना, कार्यों का मूल्यांकन तथा देख रेख पर सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। फिर है संसदीय समिति के कारण ही किसी बिल पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात, मतलब इस समिति के वजह से ही क्या होता है, किसी भी बिल पर गहन विचार विमर्श किया जाता है, उसके पश्चात इसे संसद के पास भेजती है। इससे संसद का समय बचता है, ठीक ना। मतलब कि संसदीय समिति पहले इस पर गहन विचार कर लेती है कोई भी बिल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल के बारे में पढ़ाया था ना, किसी भी बिल पर विचार विमर्श कर लेती है, फिर वो संसद के पास भेजती है। तो इससे क्या होता है, संसद का समय बच जाता है, उसको विचार विमर्श नहीं करना पड़ता है। संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता, जो कि लोकतंत्र में ज़रूरी है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि कोई भी बिल जल्दबाजी में ना पास किया जाए। इसलिए इस पर सबसे पहले विचार विमर्श कौन करती है, संसदीय समिति करती है, फिर संसद करती है, तब उसको मतलब आगे पारित किया जाता है। संसद का कार्यभार कम हो जाता है, जिससे कि संसद का जो कार्यभार है संसदीय समिति होने की वजह से कम हो जाता है। समितियों के जरिए संसद को सुझाव भी मिल जाते हैं। समितियां जो हैं इसके वजह से संसद को सुझाव मिल जाते हैं, नए सुझाव मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, संसदीय समिति। ये टॉपिक आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि संसदीय समिति के क्या क्या कार्य हैं, इससे क्या लाभ हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक। आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इस वजह से मैंने आपको बस पॉइंट्स में आपको ये पढ़ा दिया है। दूसरा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संसद बहस और बहस की बात की जाए तो मुँहभासी का मंच है। अगर बहस की जाए तो इसके जरिए संसद अपने सभी ज़रूरी काम को अंजाम देती है और सार्थक अनुशासित ढंग से होना ज़रूरी है। मतलब कि सही ढंग से और डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाया गया है, प्रोविज़न बनाया गया है संविधान में भी। और संसद का अध्यक्ष विधायिका के कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। विधायिका के जितने भी कार्यभार होते हैं, संसद का जो अध्यक्ष होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक ना।
फिर इसके बाद करें तो स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक की ये समस्या बनी रही थी। मतलब कि एक और तरीके से अगर संसद का अध्यक्ष अपने सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, आपने शायद दल बदल निरोध कानून के बारे में सुना होगा। तो विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? अगर आप ऐसा सोचें कि मान लीजिए कि कोई सदस्य चुना जाए और फिर पार्टी छोड़ दे तो क्या होता है? तो स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। बहस हुई। इसके लिए 1985 में संविधान के 52वां संशोधन किया गया। नोट डाउन कर लीजिएगा कि दल बदल को रोकने के लिए उन्होंने 1985 में कौन से आर्टिकल में संशोधन किया? 52वें जो संशोधन किया, संविधान के 52वें संशोधन किया। इसमें दल विरोध निरोध कानून कहते हैं। इसको कौन सा कानून कहते हैं? दल बदल निरोध कानून कहते हैं। अब एग्जाम में ऐसा भी आ सकते हैं, दल विरोध निरोध कानून कब बना था? तो 1985 में बना था। किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया गया था? तो 52वें आर्टिकल के संशोधन किया गया। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। लेकिन बाद में अगर इसको क्या बात की जाए तो 99वें संविधान संशोधन में दोबारा इसको संशोधित किया। दोबारा से पूछता है तो 91वें संविधान संशोधन आप लिखेंगे। सदन के अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर ये पता चल जाए तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो और दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। इसी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दल बदल क्या है? तो आप ये लिख दीजिएगा। विगत 20 वर्षों के अनुभव बताता है कि दल बदल निरोध कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्ष की विधायिका के सदस्य के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, बुक के जो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका है, संसदीय समिति की व्यवस्था में संसद की विधायी कामों में मूल्यांकन और देखरेख पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। बाकी जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कहे हैं आप उसे लिख लीजिएगा। तो विधायिका आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर। थैंक यू।